चलिए, स्वागत है सभी का साध्य पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जितने भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए सभी एक बार चेक करके भी बता देंगे कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को एक सूचना दे देना चाहती हूँ कि अभी बहुत जल्दी जो है आपको महिला सुपरवाइजर का पोस्ट देखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल अपनी तैयारी को आप बेहतरीन कर सकते हैं। पिछले टाइम हमारे साध्य पीएससी एकेडमी से जो 2021 में, ठीक है, महिला सुपरवाइजर का जो वैकेंसी निकला हुआ था वहां से बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो बिल्कुल आप भी चाहते हैं कि इस बार आपका भी हो, क्योंकि इसमें बॉयज नहीं रहते है ना। एक तो आपका कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जितने भी गर्ल्स हैं उनके ही बीच में यहाँ पे कंपटीशन होना रहता है। और बिल्कुल आप अगर हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आपका एक सिलेक्शन निश्चित है। तो बिल्कुल इसके क्लासेस जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को बाइलिंगुअल बैच, रिकॉर्डेड वीडियो, ऑल डाउट सेशन, कोर्स वैलिडिटी 1 साल के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट जैसे बहुत सारी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड होंगे। विषय विशेषज्ञों के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। तो बिल्कुल आप जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए गुड आफ्टरनून सभी को। स्टार्ट करें फिर आज का सेशन, देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पिछड़े बालकों के संबंध में। ठीक है, कौन से बालकों के संबंध में? पिछड़े बालकों के बारे में हम देखने वाले हैं, पिछड़े बालकों के बारे में। ठीक है, और ये वही बालक है। अब पिछड़े बालक बोलने का मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग इसको नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि एक पिछड़े बालक भी होते हैं जो पिछड़ा वर्ग होता है, जैसे ओबीसी, तो वो अलग हो जाता है ना। पिछड़े बालक बोलने का वर्ग है, इसमें इसको हम क्या बोल सकते हैं? और पिछड़े बालक, ठीक है, कौन कहलाते हैं? ये बैकवर्ड चाइल्ड भी इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, बैकवर्ड चाइल्ड भी इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, अब बैकवर्ड चाइल्ड बोलने का मतलब ये नहीं कि वो बैक में बैठा रहेगा, पीछे बैठा रहेगा क्लास के। ठीक, ये वो बालक होते हैं जो अपने जो एवरेज जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जो अपने कक्षा के क्या होते हैं, जो आपके उनके समकक्षी जो विद्यार्थी होते हैं उनसे एक कक्षा जो है वो कैसे रहते हैं? ये पीछे रहते हैं। ठीक है, तो बैक वो वर्ड चाइल्ड बोलने से क्या मतलब है, इसके बारे में आता है ना क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप समावेशी शिक्षा में जितने भी विशिष्ट बालक है उसके बारे में जब आप देखते हो, तो जो पिछड़े बालक है ना, उनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आज हम डिटेल से क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो ये वही बालक होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, जो अपने समकक्षी से एक कक्षा पीछे छूट जाते हैं। ठीक है, छूट जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं? बैकवर्ड चाइल्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे बैकवर्ड चाइल्ड बोलने का मतलब है, जैसे एक बच्चा है जो कि कौन सी क्लास में है? 7th क्लास में है। ठीक है, एक बच्चा जो है वो, चलो 7th क्लास ना लेकर के 3 क्लास ले लेते हैं। ठीक है, एक बच्चा जो है वो कौन सी क्लास में है, कौन से स्टैंडर्ड में है? 3rd क्लास में है। लेकिन ये बच्चा मतलब पढ़ाई में इतना ज्यादा कमजोर है कि उनके जो अन्य साथी है वो एक सत्र से दूसरे सत्र में चले गए। ठीक है, 4थी क्लास में चले गए, 4th क्लास में चले गए, लेकिन ये जो बच्चा है वो अभी भी 3री क्लास में ही अटका हुआ है। ठीक है, तो ऐसे बालकों को हम क्या बोलते हैं? पिछड़े बालक बोलते हैं। पिछड़े बालक बोलने का मतलब है जो फेलवर्ड जो चाइल्ड होते हैं, जैसे आप लोग फेल हो जाते हो ना, वो। ठीक, तो फेल भी 2 किस्म के होते हैं भाई। ठीक है, जो पिछड़े बालक है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो एक आप देखते होंगे ऐसे बालक जो सामान्य पिछड़े होते हैं। सामान्य पिछड़े बोलने का क्या है मैम? और एक क्या हो जाएगा? विशिष्ट। सामान्य पिछड़ने होने का मतलब है कि वो सभी सब्जेक्ट में कैसे रहेंगे? पिछड़े हुए रहेंगे। ना उनको अंग्रेजी आएगा, ना गणित आएगा, ना हिंदी आएगा, कुछ भी नहीं, पढ़ना लिखना कुछ नहीं आएगा, सभी सब्जेक्ट में कैसे रहेंगे? यहाँ पे पिछड़े हुए रहेंगे। तो सामान्य पिछड़ा होने का मतलब है कि सभी जो क्या है विषय है, सभी विषयों में ये क्या रहेंगे? पिछड़े हुए रहेंगे। सभी विषयों में कैसे रहेंगे? पिछड़े रहेंगे। लेकिन विशिष्ट बोलने का मतलब है कि किसी स्पेशल जो विषय है उसी में ये पिछड़े रहेंगे। जैसे किसी जो बच्चे होते हैं है ना, उनको कभी गणित में क्या होता है? दिक्कत होता है, किसी को अंग्रेजी में होता है, वो तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो विशिष्ट बालक बोलने का मतलब है जो किसी विशेष विषयों में ही कैसे रहेंगे? किसी विशेष विषयों में ही कैसे रहेंगे? पिछड़े रहेंगे।
ठीक, जैसे कि किसी को गणित ज्यादा वो लगता है, टफ लगता है, किसी को अंग्रेजी टफ लगता है, तो इसमें वो क्या हो जाते हैं, पिछड़े रहते हैं, फिर उनका सभी जो है वो सब्जेक्ट जो है वो अच्छा रहता है। ठीक है, तो ऐसे बालकों को आप लोग देखे होंगे, जैसे सप्ली जो आते हैं, है ना, जो सप्ली आते हैं ये यही बालक होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जब थोड़ा सा मेहनत करने के बाद बिल्कुल ये पास भी हो सकते हैं। ठीक है, जो सप्ली आने के बाद थोड़ा सा अगर मेहनत करते हैं तो क्या आ सकते हैं, पास हो सकते हैं इजी तरीके से। तो ये आपको देखना है, दो प्रकार के जो आपके क्या है पिछड़े बालक है उनको। ठीक है, अब इसी के बारे में हमको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन है पिछड़े बच्चों की पहचान आईक्यू के आधार पर नहीं की जाती। ठीक है भाई, देखते हैं। रीजन बोला गया है कि शैक्षिक उपलब्धि पिछड़ेपन का मुख्य आधार होता है। चलिए आंसर करेंगे। दोनों सही है, ए आर का सही कारण है, दोनों सही है, आर सही कारण नहीं है, ए सही है, आर असत्य है, ए असत्य है कि आर असत्य है। चलिए भाई, हाँ चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। हाँ चलिए भाई, सभी लाइक कर देंगे, बिल्कुल कर भी दिए हैं। हाँ नीलांद्री जी बोल रही है, सभी लाइक कर देंगे भाई। चलिए, राधे राधे सभी को, गुड आफ्टरनून। चलिए, क्या आंसर आ रहा है सभी का, ए सी आ रहा है, डी भी आ रहा है। आप भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो ना? आज पहला क्लास है क्या? डेमो के लिए आया हो? कहाँ से हो? पांडु का? चलिए, पिछड़े बालकों की पहचान आईक्यू के आधार पर नहीं की जाती, बिल्कुल सही है। जैसे हम जितने भी विशिष्ट बालक देखे हैं, ठीक है, उनका जो क्या है पहचान है, हमने हमेशा किस पर किया है, आईक्यू पर किया है। जैसे जो क्या है 110 से, मतलब जिनका आईक्यू जो है वो 90 से कैसा है, कम है, उनको हमने क्या कहा, तो उनको हमने मंदबुद्धि बालक कहा। ठीक है, जिनका आईक्यू 90 से 110 के बीच में है उसको हमने क्या कहा, तो ये सामान्य बालकों की श्रेणी में हमने इसके रखा। ठीक, जिनकी आईक्यू जो है वो 120 प्लस है या 110 से ज्यादा है, चलो 120 प्लस ही कर लेते हैं, ठीक, वो प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में हमने क्या किया, इसको ऐसे बालकों को हमने रखा। ठीक है, तो ये बालकों को हम क्या कर सकते हैं, आईक्यू के आधार पर डिनोट कर सकते हैं, आईक्यू के आधार पर हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन जो पिछड़े बालक होते हैं हम उनको आईक्यू नहीं देख सकते, क्योंकि हमको भाई वो पिछड़े बालक है, किसमें पिछड़ा है, सामान्य है, विशिष्ट है, तो उनको आईक्यू के आधार पर आप उनको नहीं नाप सकते। मन बुद्धि को, सामान्य के लिए, प्रतिभाशाली के लिए, ये सबके लिए आईक्यू है, लेकिन कभी भी आपको पिछड़े बालकों के संबंध में आईक्यू देखने को कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आईक्यू के आधार पर नहीं की जा सकती, बिल्कुल ये सही हो जाएगा आपका जो असर्शन है। रीजन बोला गया है शैक्षिक उपलब्धि पिछड़ेपन का मुख्य आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शैक्षिक उपलब्धि बोला गया है। देखो, शैक्षिक अगर उपलब्धि है बालक में, तो बालक जो है वो पिछड़ जाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे शैक्षिक उपलब्धि बोलने का मतलब है कि वो शिक्षा में कैसे है, उपलब्धि को प्राप्त किया है। तो जो शिक्षा में उपलब्धि को प्राप्त नहीं किया है उनको हम पिछड़े बालक बोलेंगे, ना कि शैक्षिक उपलब्धि बालकों को। ठीक है, समझ पा रहे हो, क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड का है भाई। शैक्षिक उपलब्धि पिछड़ेपन का मुख्य आधार होता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रीजन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या आंसर लगा रहे हो आप लोग, बी आ रहा है क्या सबका, दोनों सही है पर आर सही कारण नहीं है, ऐसा बोल रहे हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, शैक्षिक उपलब्धि पिछड़ेपन का मुख्य आधार होता है, ऐसा बोला गया है। ठीक, तो देखिए एक बालक जो शैक्षिक रूप से कैसा है, कमजोर है, शैक्षिक रूप से कैसा है, वो कमजोर है। ठीक, और एक बालक कैसा है, शैक्षिक रूप से उपलब्धि पा रहा है, मतलब वो हर क्लास में जो है वो बैक टू बैक, मतलब वो क्या हो रहा है, उपलब्धिता, मतलब उपलब्धि को हासिल कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे उपलब्धि बोला गया है, पिछड़ेपन का मुख्य आधार कैसा होगा ये,
अगर उपलब्धि है तो बालक पिछड़ सकता है क्या? नहीं पिछड़ सकता, उनमें कुछ ना कुछ कमजोरी है तभी वो पिछड़ पाएगा। यहाँ पे शैक्षिक उपलब्धि पिछड़ेपन का मुख्य आधार है बोला गया है, तो यहाँ पे क्या होगा? गलत होगा। समझ पा रहे हो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि शैक्षिक उपलब्धि बोला गया है, तो शैक्षिक उपलब्धि अगर बालक में है तो पिछड़ेगा कभी भी नहीं, और इसका मुख्य आधार है बोला गया है ना वो, इसी कारण ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ए सही है और आर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को तो बिल्कुल आप लोगों को गलत नहीं करना है, क्योंकि व्यापम ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं ना, जानबूझकर आपको गलत करवाने के लिए। चलिए थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करोगे ना तो बिल्कुल आपसे ही बन जाएगा। निम्न को मिलाइए, ठीक है। तो देखिए एक और है कि हमने क्या कहा कि मैम यहाँ पे जो शैक्षिक क्या है, देखो दिया है कि पिछड़े बच्चों की पहचान आईक्यू के आधार पर नहीं करते, तो किसके आधार पर करेंगे? तो एक चीज यहाँ पे आपको याद रखना है, पिछड़े बालकों के संबंध में, ठीक है, पिछड़े बालकों के संबंध में जो कौन है? सिरिल बर्ड है, सिरिल बर्ड है, ठीक है, सिरिल बर्ड है। इन्होंने क्या किए हैं पिछड़े बालकों के संबंध में, मतलब पिछड़े बालकों पर बहुत ज्यादा इन्होंने शोध किए, ठीक है, कि कैसे पिछड़ जाते हैं, इनका पढ़ाई कैसा रहता है, लिखाई कैसा रहता है। तो पिछड़े बालकों के संबंध में सबसे पहले तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा शोध करने वाले कौन थे? सिरिल बर्ड थे, ठीक है। ये क्या बोलते हैं? ये इन्होंने EQ दिया, सिरिल बर्ड ने क्या दिया था? पिछड़े बालकों के संबंध में EQ दिया। EQ क्या है मैम? तो आपको याद रखना है, इसको बोला जाता है एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल क्या बोला जाता है? क्वेश्चन बोला जाता है। एजुकेशनल क्या बोला जाता है भाई? क्वेश्चन बोला जाता है, मतलब शैक्षिक लब्धि, शैक्षिक क्या बोला जाता है? लब्धि बोला जाता है, शैक्षिक लब्धि बोलेंगे इसको, ठीक। तो इन्होंने कहा कि हम जो एक क्या है पिछड़े बालक है उनको आईक्यू से तो डिनोट नहीं कर सकते, आईक्यू में हम उसको विभाजित नहीं कर सकते, नहीं रख सकते, तो इनके लिए हम क्या बनाते हैं? ईक्यू बनाते हैं। तो सिरिल बर्ड ने जो पिछड़े बालक है उनके लिए क्या बना दिया? ईक्यू बना दिया। क्वेश्चन आएगा आपका कि क्या हम पिछड़े बालकों को आईक्यू के आधार पर उनको अलग करते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, कभी भी पिछड़े बालकों के लिए आईक्यू बना ही नहीं है, पिछड़े बालकों के लिए सिर्फ क्या बना हुआ है? ईक्यू बना है, इन एजुकेशनल क्वोशेंट, ठीक है। तो इन्होंने जैसे हम आईक्यू का सूत्र देखते हैं ना, सभी को पता है आईक्यू का सूत्र क्या होता है? MA अपॉन क्या होता है? CA इंटू क्या हो जाता है? 100 होता है, ठीक है। मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक, आपके मानसिक आयु बटे कौन सा आयु? वास्तविक आयु गुना 100, ठीक। सेम इसी से इन्होंने मिलते जुलते क्या बनाया? EQ का सूत्र बनाया। EQ अभी पूरा क्वेश्चन में है ना, EQ का सूत्र क्या है? तो आपको याद रखना यहाँ पे मेंटल एज हमने किसके संबंध में लिया था? जो क्या है आपके बुद्धि लब्धि है उनके संबंध में लिया था, लेकिन यहाँ पे IQ EQ है, ठीक है, शैक्षिक लब्धि है, एजुकेशनल क्वोशेंट है, तो इसके संबंध में हम क्या लेंगे? तो यहाँ पे MA ना लेकर के यहाँ पे आपको क्या लेना है? EA लेना है। हम उनके मेंटल एज को नहीं लेंगे, क्योंकि हमको जो शैक्षिक बालक है उनका मेंटल एज नहीं चाहिए, हमको उनकी शैक्षिक एज चाहिए कि वो सीखने में कितना उनका जो आयु है वो काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे EA अपॉन क्या हो जाएगा? CA इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सूत्र को भी आप लोग याद रखेंगे, पूछा गया था एक बार, CGTT शिक्षक भर्ती में है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है एजुकेशनल एज, एजुकेशनल एज हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा भाई? क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज हो जाएगा, ठीक है, इनटू क्या होगा? 100 होगा। या हम इसको हिंदी में बनाए तो क्या हो जाएगा? शैक्षिक आयु, शैक्षिक आयु अपॉन क्या हो जाएगा? क्रोनोलॉजिकल को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक आयु भी बोलते हैं इसी को कालानुक्रम आयु भी बोलते हैं। जो आपका वास्तविक एक आयु रहता है, बालक का जो वास्तविक आयु है, ठीक है, वही क्या कहलाता है? आपका ई कहलाता है। तो ये फॉर्मूला को याद रखना है, किसके संबंध में? इन्होंने दिए थे सिरिल बर्ड ने। सिरिल बर्ड ने एक और चीज बोले थे, उनका एक कथन था, ठीक है, जो बहुत फेमस है, बार बार पूछा जाता है। ये बोलते हैं कि पिछड़े बालक वे बालक होते हैं, वे बालक, ये कौन बोलते हैं? सिरिल बर्ड, ठीक है, सिरिल बर्ड बोलेंगे कि पिछड़े बालक वे बालक होते हैं
होते हैं जिनकी क्या हो जाएगा, जो EQ है, ठीक है, जो EQ है, एजुकेशनल जो क्वेश्चन है ना, जो क्या है आपके शैक्षिक लब्धि है, वह, इसको पूरा भी लिख लेना आप लोग, जिनका शैक्षिक लब्धि कितना होता है, 85 होता है। तो देखो 85 उनका शैक्षिक लब्धि दे, नॉट IQ, क्या है ये, EQ है, ठीक है। तो ये कौन बोलते हैं, सिरिल बर्ड बोलते हैं कि पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि कितनी होती है, 85 होती है। तो जिनका भी शैक्षिक लब्धि 85 है भाई, वो कौन हो जाएंगे, तो आपको याद रखना है, ऐसे बालकों को हम क्या बोलते हैं, पिछड़े बालक बोलते हैं। तो यहाँ से इतने पॉइंट को आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो IQ इसमें रहेगा क्या, नहीं रहेगा। IQ के बदला पिछड़े बालकों के लिए हम क्या यूज करेंगे, EQ यूज करेंगे। क्लियर है सभी को। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। चलिए, निम्न को मिलाना है आपको, सामान्य पिछड़ा, विशिष्ट पिछड़ापन, शैक्षिक उपलब्धि, सीरियल बर्ड, और अभी जस्ट मैंने बताया ना। चलिए मिलाइए इसको, क्या होगा सही आंसर, हाँ 85 होता है या 85 से कम भी माना जाता है, ठीक है, 85 होता है या 85 से कम होता है ऐसा माना जाता है, ठीक। चलिए, तो EQ लेना है यहाँ पे, ना कि IQ। मैं ऐसे ही लिखा हुआ PDF डलवा दीजिएगा, ठीक है वर्षा जी। चलिए, आप लोगों का मैं PDF जल्दी से डलवा दूंगी, ठीक। क्या आंसर लगा रहे हैं, देखिए सामान्य पिछड़ा, चलिए आपको कुछ आ रहा है तो लगा सकते हो। सेकंड, चलिए देख लेते हैं, सामान्य पिछड़ा मीन्स क्या होगा, जो सभी विषयों में पिछड़ा रहेगा, क्या, हाँ बिल्कुल। देखिए विशिष्ट पिछड़ा मीन्स क्या होगा, जो एक विशिष्ट विषय में पिछड़ा रहेगा। सामान्य पिछड़ा जो है वो सभी विषय में पिछड़ा रहेगा। सामान्य मतलब जनरल है, पिछड़ा मतलब बोलने का मतलब है कि पीछे हो गया है, तो सामान्य बोलने का मतलब है कि वो सभी विषय में पिछड़ा रहेगा। और विशिष्ट बोलने का मतलब है कि किसी स्पेशल विषय में क्या रहेगा, वो पिछड़ा रहेगा, ठीक। तो ये इसी का है। शैक्षिक उपलब्धि पिछड़ेपन का क्या है, ये एक आधार है, ऐसा बोला गया है ना। अच्छा, और सीरियल बर्ट को क्या बोला गया है, शिक्षा के अंग। हाँ, यहाँ पे 85 भी ले सकते हो, 85 से कम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने 85 कराया है क्या आप लोगों को। चलिए देख लेते हैं, पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि EQ 85 से कैसा है, तो 85 होता है। यहाँ पे कम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 85 से क्या होता है, कम होता है। तो चलिए इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा क्या, हाँ सब एक दूसरे का कैसा है, मिल रहा है सामने से ही, तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्ट के अनुसार पिछड़े बालक किसे कहा जाता है, चलिए बताइए। IQ 100 से कम है, इसका EQ जो है वो 85 से कम है, IQ जो है वो 120 से अधिक है, कि शारीरिक रूप से कमजोर है। चलिए बताइए, अभी जस्ट मैंने बताया ना कि किन्होंने, सीरियल बर्ट ने कहा था किसके संबंध में, पिछड़े बालकों के संबंध में, क्या कहा था, आंसर करिए सभी। चलिए बी आ रहा है, ठीक बिल्कुल। तो यहाँ पे IQ तो लेना ही नहीं है, आंख बंद करके इसको क्या कर देना, काट देना, क्या हो जाएगा, एजुकेशन क्वेश्चन होगा, ना कि IQ होगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जिनकी EQ जो है वो 85 से क्या होती है, हमेशा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक लब्धि जो EQ है, ठीक है, क्या संबंध किससे है, शारीरिक विकास से है, मानसिक विकास से है, शैक्षणिक उपलब्धि से है, कि सामाजिक स्थिति से है। चलिए बताइए किससे है ये, बिल्कुल 85 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो ना तो ये शारीरिक विकास से है, ना ही ये मानसिक विकास से है, ना ही ये सामाजिक स्थिति से है, बल्कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं शैक्षणिक उपलब्धि से क्या है, संबंधित है। चलिए वेरी गुड, सबका आंसर एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, EA का पूर्ण रूप क्या है, एकदम इजी है, एजुकेशनल एबिलिटी, एजुकेशनल एज, इमोशनल एज, की स्टेमेंटेड एज। चलिए बताइए क्या होगा, ठीक। चलिए भाई जल्दी आंसर करेंगे सभी,
ये छोटे छोटे जो क्या है नाम है ना, उसको आप लोगों को ऐसे ही याद रखना है। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, एजुकेशनल एज जो है वो क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईए का अर्थ क्या है बताइए। अगर हम क्या देखते हैं, ईक्यू देखते हैं, तो ईक्यू में ईए का अर्थ क्या है, कॉग्निटिव एबिलिटी है, क्रिएटिव एज है, क्रोनोलॉजिकल एज है कि कल्चरल एज है। चलिए बताइए, क्या संज्ञानात्मक है, ठीक, क्रिएटिव मीन्स क्या होता है जो हम सृजनशील करते हैं, क्रोनोलॉजिकल है कि कल्चरल है, सांस्कृतिक एज है, बताएंगे। ठीक, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, पांचवा का, अच्छा आप लोग 5 का आंसर देने चाहिए, 6 का दीजिए जल्दी से। ठीक, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्रोनोलॉजिकल एज हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हम ईक्यू को फॉर्मूला में इसको लिखते हैं ई ए अपॉन क्या लिखते हैं, सी ए इंटू क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बालक की शैक्षणिक आयु ईए 10 वर्ष और वास्तविक आयु जो सीए है वो 12 वर्ष है, तो ईक्यू क्या होगा। जैसे हम लोग आईक्यू निकालते हैं ना, जब मैं आप लोगों को बुद्धि लब्धि पढ़ाऊंगी तो आईक्यू निकालना सिखा दूंगी। ठीक है, तो इसमें चलिए पहले ईक्यू निकालिए। जैसे हम सबसे पहले जब आईक्यू निकालते, सेम दोनों सेम ही रहेगा। आईक्यू निकालने का सूत्र क्या है, एम ए अपॉन सी ए है। ठीक, एम ए अपॉन सी ए इंटू 100 होगा, तो ये क्या है, आईक्यू निकालने का आपका सूत्र होगा। तो अगर किसी बालक का, ठीक है, मानसिक आयु, इसमें हम जब तक मानसिक आयु हमारे पास नहीं है किसी बालक का, और जब तक उनका वास्तविक आयु नहीं है, तब तक हम इसको नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक तो मानसिक आयु चाहिए, एक वास्तविक आयु चाहिए। वास्तविक बोलने का मतलब है कि अगर कोई कौन है, बालक है, और इस बालक का जो एज कितना है, 10 है। ठीक है, वास्तविक आयु उनका कितना है, 10 है। और बाय द वे अगर वो 10 साल का है, तो मान लो चाहे वो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो 5 क्या हो जाएगा, मतलब इनकी सीखने का आयु होगा। 5 जो है वो क्या है, इनका मेंटल एज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका इजिली तरीके से क्या निकाल सकते हैं, आईक्यू निकाल सकते हैं। रख दो इसमें सूत्र में मान, जैसे मानसिक आयु कितना दिया है, 5 दिया है, वास्तविक आयु कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है, और 100 से गुना कर देना है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और ये 50। मतलब यहाँ पे मानसिक आयु कितना रहेगा, अगर कम रहेगा, देखो यहाँ पे मानसिक आयु कितना है, कम है, और आपके वास्तविक आयु जो है वो कैसा है, ज्यादा रहेगा। तो मानसिक आयु अगर कम है और वास्तविक आयु अगर ज्यादा है, तो बालक हमेशा कैसा रहेगा, मंद बुद्धि का रहेगा। बालक हमेशा कैसा रहेगा भाई, मंद बुद्धि का रहेगा। लेकिन वही अगर मैं क्या कर दूं, जैसे एक बालक के आयु है, मानसिक आयु जो मेंटल एज है, उसको मैं अगर 10 कर देती हूँ, और इसका जो क्या है वास्तविक एज है, उसको मैं कितना कर देती हूँ, 5 कर देती हूँ। ठीक, जस्ट उल्टा करके हम देखते हैं क्या होता है इसमें। तो चलिए इसमें आप मान रख दीजिए 10 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5, और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और ये 0, मतलब 200 आएगा। देखो यहाँ पे तो प्रतिभाशाली बालक को भी ये पीछे छोड़ा है। प्रतिभाशाली को हम कितना लेते हैं, 140 प्लस लेते हैं ना, ये 200 आ रहा है। 200 बोलने का मतलब ये बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है। ठीक, लेकिन अगर मैं दोनों को सेम लेती हूँ, 5 मेंटल एज को भी 5 लेती हूँ, क्रोनोलॉजिकल एज को भी 5 लेती हूँ, तब यहाँ पे बालक जो है वो हमेशा कैसा रहेगा, तो यहाँ पे सामान्य हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या समझ रहे हो आप लोग, कि अगर किसी बालक का मानसिक आयु कम है उसके वास्तविक आयु से, तो बालक हमेशा मंदबुद्धि का रहेगा। आपको स्टेटमेंट में पूछा जाता है ना, ये जब मैं आपको आईक्यू करवाऊंगी ना तो पढ़ाऊंगी। अगर किसी बालक का दोनों समान रहेगा, मानसिक आयु और वास्तविक आयु, तो बालक जो है वो कैसा रहेगा, सामान्य बुद्धि लब्धि का रहेगा। लेकिन अगर उस बालक का जो क्या है क्रोनोलॉजिकल एज है, वो क्या रहेगा, कम रहेगा, और उसका जो क्या है मानसिक आयु है वो ज्यादा रहेगा, तो बालक हमेशा कैसा रहेगा, प्रतिभाशाली रहेगा। ठीक है, ये सब जो 3 प्रकार के आपको जो स्टेटमेंट मैंने बताया ना, एकदम याद करके आप लोग रख लीजिएगा। अब चलिए हमको निकालना क्या है, इसमें EQ निकालना है। सेम इसी की जैसे इसको भी निकालेंगे। देखिए यहाँ पे EQ है, तो देखो शैक्षणिक आयु दिया है, EQ का सूत्र क्या है, EA अपॉन CA इंटू क्या हो जाएगा 100। EQ दिया है, EA दिया है क्या, इसमें बिल्कुल दिया है। EA बराबर कितना दिया है, 10 दिया है, और यहाँ पे CA बराबर कितना दिया है भाई, 12 दिया है। चलिए इसमें सूत्र में हम मान रखते हैं। ठीक है, EA का कितना है, 10 है, CA का कितना है, 12 है, किसके में गुना करना है, 100 से गुना करना है। चलिए कर दीजिए, पॉइंट में आएगा लग रहा है मुझे। तो ये देखो 2 एकम 2,
दो पंचे 10, दो छके 12, ठीक है। फिर यहाँ से इसको काटते हैं हम, 6 2 से ही कटेगा, 3 बार में, और कितने बार में, 50 बार में कटेगा क्या। चलिए काटिए इसको, ये कितना हो जाएगा, 225, सॉरी हाँ 250/3 पॉइंट में आएगा क्या, 80-85 के बीच में आएगा। कितना आ जाएगा, 3 3 3 6 3 3 3 4 3 5 15, 3 8 24, ठीक है। एक बच गया, 3 तिया 9, हाँ मतलब ऐसा कुछ आएगा, 53 तो देखो ये पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आपको पास का मान लेना है। चलिए आप लोग का क्या आंसर आ रहा था, कोई बना के नहीं देखो, मेरे को तो पता था ऐसी करोगे करके, है ना। आलसी तो हो आप लोग, और 75 भी ला दिए नहीं लोग, देखो 75 ला दिए सब के सब, बना के देखो कितना आएगा। अब देखो यहाँ पे 83 आया है, ठीक है। तो इसके जो समकक्ष क्या है, मतलब इसके पास में जो संख्या है उसको लेना है। अब बताइए यहाँ पे 80 भी है 85 भी है, तो ज्यादा पास में कौन है, 80 को लेंगे कि 85 को लेंगे, बताओ। चलो तो बताओ किसको लेंगे। जो 83.33 है वो 80 के ज्यादा पास है कि 85 के ज्यादा पास है, 85 के ज्यादा पास होगा ना, ठीक है। यहाँ पे देखो 83 है, तो उसके बाद जा रहा है 3 3 करके, तो 85 के ज्यादा पास होगा, तो 85 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिरिल बर्ट खुद बोलते हैं कि 85 से अगर कम है उसकी IQ, तो वो क्या है, कौन है वो, पिछड़े बालक है, ठीक है। और 75 आया है, 200 आया है, हाँ ठीक ठीक ठीक। तो इतना पता है सभी को, क्या निकाले थे जी आप लोग, हाँ 83 आया था वीरेंद्र जी का, बिल्कुल, वर्षा जी का भी आया था, सोनिया जी का भी आया था। चलिए वेरी गुड। क्या हो गया जी, बफरिंग हो रहा है क्या, क्लास बंद हो जाएगा, ठीक। तो समझ में आया, निकाल लोगे ना सभी, सेम ऐसी जो हम IQ निकालते हैं ना, वैसे ही इसको निकालना है, ठीक है। बस कैसे नहीं चल रहा है यार, वॉइस आ रही है ना मेरी, घूम रहा है, हाँ देख रही हूँ बफरिंग हो रहा है, ठीक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए वॉइस आ रही है ना मेरी, उसको बता देंगे वॉइस आ रही है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक लब्धि से बालक का पिछड़ापन मापा जाता है, ठीक है। रीजन बोला जा रहा है इसमें कि यह बालक के ज्ञान को उसकी आयु के अनुसार क्या करता है, मापता है। चलिए बताएंगे। अब आ रही है ना वॉइस, देखो तो बहुत बफरिंग हो रहा था, अब शायद सही चल रहा है, बंद हो गया है, मुझे भी नहीं पता, पूरा बफरिंग हो रहा था। अरे यार कैसे करे, देखो तो, बंद हो गया है ना। हम्म, चलो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शैक्षणिक लब्धि, हाँ चल रहे हैं। चलिए देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है,
शैक्षणिक उपलब्धि से बालक का पिछड़ापन मापा जाता है। ठीक, रीजन है यह बालक के ज्ञान को उसकी आयु के अनुसार क्या करता है, मापता है। तो बिल्कुल यहाँ पे सही बोला गया है कि जो शैक्षणिक उपलब्धि है उससे हम एक बालक का पिछड़ापन को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ईक्यू से माप सकते हैं जी, ना कि आईक्यू से। ठीक है, यह बालक के ज्ञान को उसकी आयु के अनुसार क्या करता है, मापता है। तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि लगा के देखिए दोनों यहाँ पे जो असर्शन है वो रीजन का सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो शैक्षणिक उपलब्धि से बालक का पिछड़ापन मापा जाता है क्योंकि यह बालक के ज्ञान को उसकी आयु के अनुसार क्या करता है, मापता है। तो बिल्कुल दोनों सही हैं और दोनों जो है वो क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शैक्षणिक उपलब्धि ज्ञात करने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, बताएंगे। अभी आप लोग जब व्यापम का पेपर देते हो है ना, तो उसमें पूरा मैथ्स को ऐसे ही पूछते हैं कि अगर आपको बीजी व्यंजक ज्ञात करना है तो उसका पूरा क्रम बताइए। जैसे आपको और कुछ ज्ञात करना है, जैसे आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, किसी चीज का हानि ब्याज निकालना है, तो ऐसे पूछा जाता है ना। तो चलिए इसको भी एक क्रम है, बता देंगे। शैक्षणिक आयु ज्ञात करोगे पहले कि वास्तविक आयु ज्ञात करोगे, सूत्र में मान रखोगे कि ईक्यू निकालोगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ईक्यू निकालने के लिए मुझे एक बालक चाहिए। कौन से बालक चाहिए, जो कैसा हो, पिछड़ा हुआ बालक हो, है ना। ये कौन सा बालक रहेगा, पिछड़ा बालक रहेगा। जब तक ये बालक के बारे में मैं जानूंगी नहीं कि वो बालक पिछड़ा है, उनका एज कितना है, तो मैं उनका शैक्षणिक आयु निकाल पाऊंगी क्या, नहीं, है ना भाई। देखो जब जब पहले तो उनको एज जानना है आपको कि वो एज कितना है उनका, तो 10 साल का है। अच्छा 10 साल का है मतलब वो कौन से क्लास में है, 5वीं क्लास में है। तो कहीं ना कहीं उनका शैक्षिक आयु भी हम 5 के क्या लेंगे, आसपास ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या, एक बालक का आयु जानना जरूरी होता है जब हम शैक्षणिक उपलब्धि निकालते हैं। तो देन शैक्षणिक आयु यहाँ पे क्या है, हाँ पहले वास्तविक आयु जो उनका रियल का एज है, उसके बाद दूसरा हम क्या निकालेंगे, शैक्षणिक आयु निकालेंगे। ठीक, फिर तीसरा क्या करेंगे, सूत्र में मान रखेंगे। फिर चौथा हमने क्या किया था, ईक्यू को इजीली तरीके से निकाल लिया था। ठीक है, तो किसमें आंसर दिया हुआ है, सबसे पहले बी आएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा। किसमें दिया है, बी में। तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय है, बताएंगे। व्यक्तिगत ध्यान देना। अब देखो पिछड़ापन है बालक में, तो ऐसे बालकों के जो पिछड़ेपन है उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत ध्यान दे सकते हैं क्या, कठोर वातावरण बना सकते हैं क्या, हस्त कौशल सिखा सकते हैं कि निःशुल्क शिक्षा उनको हम दे सकते हैं। चलिए क्या आंसर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो शैक्षिक पिछड़ेपन है उनको दूर करने के लिए सबसे पहले तो हम व्यक्तिगत ध्यान उन पर दे सकते हैं ना। जैसे देखो एक बालक है, आपके क्लास में 30 बच्चे हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं ना कि यार हम एक टीचर 30 के 30 बच्चों पर ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन हमको देना है इंडिविजुअल तरीके से। ऐसे बालक जो पिछड़ गए हैं, आप लोग करते हो ना ऐसी, जैसे स्कूल में भी कुछ बालक जो है वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो स्पेशल अगर आपको लगता है कि हाँ वो बालक को में अगर थोड़ा सा हम मेहनत करेंगे तो वो पास हो जाएगा, तो बिल्कुल हम उस पर ध्यान देते हैं। तो एक तो हम उसको व्यक्तिगत ध्यान दे सकते हैं। दूसरी चीज क्या, कठोर वातावरण तो बनाना ही नहीं है उनके लिए, नहीं तो वो और भी नहीं सीख पाएगा। जितने भी मन बुद्धि बालक है, जितने भी आपने देखा है ना, जड़ बुद्धि बालक है, पिछड़े बालक है, ये सबको हमको, जितने भी हमने विशिष्ट चाइल्ड देखे थे, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, है ना, तो सबके लिए हम कौन सा वातावरण बनाएंगे, एक अच्छा माहौल बनाएंगे, न कि ऐसे कठोर माहौल। हस्त कौशल, बिल्कुल उनके आगे जो भावी जीवन है उसके लिए हस्त कौशल सिखाना बहुत जरूरी है, और ऐसे बालकों को आप निःशुल्क भी शिक्षा दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए कौन सा सही है, 2 को काट करके जो भी आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सही होगा। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी है, किसमें नहीं है, 1 3 4, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई परिभाषा से है ना, और परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना ही है क्योंकि ये आता ही है। शैक्षिक पिछड़ापन अनेक कारणों का क्या है, परिणाम है। अधिगम के मंदता उत्पन्न करने के लिए अनेक कारक एक साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, अब बताना है क्या क्रो एवं क्रो ने ये कहा था, स्किनर ने कहा था, कुप्पुस्वामी ने कहा था, कि सिरिल बर्ट ने कहा था। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया,
शैक्षिक पिछड़ापन अनेक कारणों का क्या है, परिणाम है, ठीक है। और अधिगम में मंदता उत्पन्न करने के लिए अनेक कारक एक साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक। तो बिल्कुल सही है। देखो वो कभी कभी या तो उनको समझ में नहीं आता होगा जो चीजें क्लास में पढ़ाई जा रही, या तो उसको पीछे बिठा दिया जाता होगा, या तो कुछ ना कुछ उसके मन में चलता रहता होगा कि मैं सीख पाऊंगा कि नहीं, या तो टीचर जो है वो उनको क्या बार बार जैसे गंदे गंदे कुछ वर्ड होता है उससे वो पुकारते रहता है ना। तो कहीं ना कहीं ये सब भी इनके सीख पिछड़ेपन का क्या होता है, कारण होता है। एक तो उनके घर के माहौल भी हो सकता है ना। मतलब बालक जो है वो पिछड़ेपन का कारण क्या हो सकता है, एक तो घर का माहौल भी हो सकता है, उनके मम्मी पापा मतलब घर में रात दिन लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बालक को मतलब उसको कोई मतलब ही नहीं है बालक से, है ना। तो एक उनका चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव नहीं, ये सबके कारण भी कहीं ना कहीं वो क्लास में ध्यान नहीं लगा पाता, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है किनको, कुप्पू स्वामी को। कुप्पू स्वामी ने ये कहा था कि शैक्षिक पिछड़ापन अनेक कारणों का परिणाम है, अधिगम में मंदता उत्पन्न करने के लिए अनेक कारक एक साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते। तो मैंने कहा ना कारण क्या हो सकते हैं, अनेक कारक। वो घर के भी कारण हो सकता है, स्कूल के वातावरण के कारण भी हो सकता है, कोई स्टूडेंट उसको बार बार परेशान कर रहा है, कोई टीचर उसको अनबन मतलब शब्दों का यूज कर रहा है उसके लिए, तो ये सब जो है वो इसके लिए निगेटिविटी का काम करता है, ठीक है। तो बिल्कुल वहां पे वो बालक नहीं समझ पाता है। तो अधिगम में मंदता उत्पन्न करने के लिए अनेक कारक एक साथ मिल जाते हैं, ऐसा बोलने वाले कौन थे, कुप्पू स्वामी। तो बिल्कुल आपको कुप्पू स्वामी को याद रखना है। तर्क में भी आया था कुप्पू स्वामी समस्यात्मक बालक में, इसमें भी आप लोगों को याद रखना है भाई, ठीक है। चलिए निम्न कथनों पर विचार करना है। शारीरिक रूप से अस्वस्थ होना शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण है। एल है माता पिता के आपसी झगड़े बालक के अधिगम को प्रभावित करते हैं। देखो मैंने अभी कारण बताया ना, आ गया। आर्थिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं होता कि विद्यालय से अनुपस्थिति पिछड़ेपन का कारण बनती है। चलिए क्या आंसर लगाएंगे, तो देखिए जब हम देखते हैं कि एक बालक पिछड़ेपन उनमें क्यों पाया जाता है, तो सबसे पहली चीज तो शारीरिक रूप से अस्वस्थ होना शैक्षिक पिछड़ेपन का क्या है, कारण। हाँ बिल्कुल, अगर एक बालक कैसे है, स्वस्थ नहीं है, शारीरिक रूप से अगर एक बालक स्वस्थ नहीं है तो बिल्कुल उनका पढ़ाई में मन लगेगा क्या, नहीं लगेगा। जो भी चीजें आप समझा रहे हो, पढ़ा रहे हो, कोई उसके पल्ले नहीं पड़ेगा भाई। आप लोग ही देख लेना कि अगर हमारा कोई भी तबियत थोड़ा सा खराब भी रहता है तो मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता है ना। मतलब क्या याद कर रहे हैं, क्या पढ़े, 5 घंटे में एक ही टॉपिक को पकड़ के आप बैठ रहोगे। ये सब किन का खेल होता है, फिजिकल आपके किन का डेवलपमेंट का। कि सच में अगर आपका मेंटल अच्छा है ना, मेंटालिटी अगर आपका अच्छा है तो बिल्कुल आपको अच्छे से याद होगा। लेकिन जहां पे थोड़ा सा आपको पेट दर्द हो रहा है या कुछ और हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो बिल्कुल भी वहां पे आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। लेकिन ये बालक तो पूरा अस्वस्थ ही है, तो सोचो ये पढ़ पाएगा क्या, नहीं पढ़ पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पिछड़ेपन का क्या है, कारण है। माता पिता के आपसी झगड़े बालक के अधिगम को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल रात दिन घर में झगड़ा हो तो कर माँ पापा मन, तो बेचारा घर कहाँ पढ़ी हुआ है ना, यहाँ आके टेंशन में स्कूल में पढ़ ही नहीं पाएगा वो। आर्थिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर कोई बच्चा जो है वो आर्थिक स्थिति उनका कम है तो यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ता बोला गया है। हाँ ये सही होगा, क्योंकि देखो भाई सरकार आरटी के तहत निःशुल्क उनको शिक्षा देने का काम कर रही है, सभी जगह गवर्नमेंट स्कूल खुल गए हैं, है ना। तो वहां पे अगर उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा रहे चाहे मत रहे, बालक को स्कूल में आके फ्री में पढ़ना है ना भाई, निःशुल्क। तो यहाँ पे आर्थिक स्थिति अच्छा हो चाहे मत हो, उससे उनको इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जितने भी आर्थिक रूप से कमजोर वाले जो भी बच्चे रहते वही तो टॉप करते हैं, आधा आप लोग देखते होंगे स्कूल में, है ना। तो यहाँ पे आर्थिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं होता, तो बिल्कुल यहाँ पे आर्थिक स्थिति कोई काम नहीं करती, ठीक। ऐसा नहीं कि आर्थिक स्थिति उनका कम नहीं है इसी कारण बालक नहीं सीख पा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भाई, ठीक। ये मेन वो है पॉइंट है, इसको आप लोग पकड़ के रखिएगा, गलत करवा सकते हैं आपको। विद्यालय से अनुपस्थिति पिछड़ेपन का कारण बनती है, ठीक है। विद्यालय से अनुपस्थिति, हाँ ये भी बिल्कुल, अगर कोई बच्चा जो है वो विद्यालय में अनुपस्थित है, बार बार आ ही नहीं रहा है, टीचर जो पढ़ा रहा है उसको समझ ही नहीं पा रहा है, तो कहाँ से नहीं पिछड़ेगा दूसरे बालकों से। एक बालक हर दिन स्कूल आ रहा है, एक बालक बिल्कुल भी स्कूल नहीं जा रहा है, तो भाई कुछ पाठ्यक्रम या किसी भी चीज को जान पाएगा क्या, उससे रूबरू हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे सभी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण है।
बड़ा परिवार, माता पिता की अशिक्षा, उचित शैक्षिक निर्देशन, कठोर वातावरण। कारण है बोला गया तो कठोर वातावरण बिल्कुल सही है। उचित शैक्षिक निर्देशन, अगर आप शैक्षिक निर्देशन दोगे तो यहाँ पे पिछड़ेपन हो सकता है का क्या बालक जो है वो नहीं हो सकता भाई। उचित अनुचित शैक्षिक निर्देशन दे रहे हो तब वो होगा, लेकिन यहाँ पे उचित शैक्षिक निर्देशन दे रहे हो तब नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। माता पिता की अशिक्षा, बिल्कुल कभी कभी आप लोग देखना कि मम्मी पापा भी अगर अशिक्षित रहते तो बच्चों पे ध्यान नहीं देते ना, तो बच्चा भी पिछड़ा हो जाता है। या कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर बच्चे को बार बार उसको पढ़ने के लिए बोला जा रहा है तो खुद बोल देता है कि तू ही मन नहीं पढ़े हो तो मैं काला पढ़ूं, ऐसे करके, है ना। तो उनके माइंड में ये आ जाता है कि मेरे मम्मी पापा नहीं पढ़े तो मैं क्यों पढ़ूं, ये वाली बात। तो माता पिता की भी जो शिक्षा है वो कभी कभी बालक पे बुरा प्रभाव डाल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिव वे में भी लेकर के देखें तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर माता पिता शिक्षित है तो बालक को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे हमने कहा ना कि अगर आर्थिक स्थिति उनकी कैसी है, ठीक नहीं है, तब भी बालक पढ़ाई करेगा। वैसे ही उनके माता पिता अगर कैसे हैं, अशिक्षित है, तब भी उनके मतलब बालक में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम माता पिता की अशिक्षा, तो इसको क्या करेंगे, बड़ा परिवार, हाँ बड़ा परिवार होगा तब भी पिछड़ेपन का कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम माता पिता की अशिक्षा को पिछड़ेपन का कारण नहीं मान सकते भाई, क्योंकि यहाँ पे माता पिता जो है वो नहीं हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे शायद इसको आंसर लिया गया था, ठीक। कि कभी कभी होता है कि बच्चे अपने माता पिता को अशिक्षित देख के खुद वो पढ़ने का मन नहीं करते, इसी कारण उनके ऊपर थोड़ा निगेटिव क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, तो इसको क्या लिया गया था, सही लिया गया था, ठीक है। तो एक बड़ा परिवार भी आ सकता है, माता पिता की अशिक्षा भी हो सकती है, कठोर वातावरण भी हो सकता है, लेकिन उचित शैक्षिक निर्देशन ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम एम को हटा करके जितने भी क्या है आंसर है उसको क्या करेंगे, सही करेंगे। मतलब जो भी आंसर है वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसको भी ले लेना आप लोग, ठीक है। माता पिता की शिक्षा भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है एक बालक में पिछड़ेपन होने का, क्योंकि ऐसा होता है ना। अब देखो, एक माता पिता कैसा है, शिक्षित है, ठीक है, एक माता पिता कैसे हैं, अशिक्षित है। अब शिक्षित जो बच्चे हैं उनके बच्चे को क्या दिया गया, होमवर्क दिया गया, तो ये जो शिक्षित माता पिता बिल्कुल अपने बच्चे को पर्याप्त रूप से होमवर्क करवाएंगे, पढ़ाएंगे, घर में भी ध्यान भी देंगे। लेकिन ये जो अशिक्षित क्या है, अशिक्षित जो क्या है पेरेंट्स है, वो करवा पाएंगे क्या, नहीं करवा पाएंगे। बच्चे भी बेचारा कमजोर है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इफेक्ट डालता है। आप लोग देख लेना कि जिनके मम्मी पापा पढ़े रहते और जिनके मम्मी पापा नहीं पढ़े रहते बहुत इफेक्ट डालते हैं ना बच्चे पे। मम्मी पापा पढ़े तो जाहिर सी बात है वो उनको करवाएंगे ही करवाएंगे, जितने भी होमवर्क है, स्कूल का काम। नहीं पढ़े लिखे रहते तब उनको दिक्कत होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण होता है पिछड़ने का, ठीक है। चलिए, पिछड़े बालकों के संबंध में नकारात्मक कथनों पर विचार करना है। चलिए करिए। नकारात्मक बोला गया है, मतलब यहाँ पे जो नहीं है उसके संबंध में हमको विचार करना है। 100% पिछड़े बालक कमजोर होते हैं, अच्छा 10%, ठीक है। सभी पिछड़े बालक कमजोर होते हैं। बुद्धिमान बालक कभी भी पिछड़ा नहीं हो सकता, बुद्धि ही पिछड़ेपन का कारण है। चलिए क्या आंसर करेंगे, नकारात्मक को लगाना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को तो समझ के लगाना होता है आपको। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई 100% क्या है बालक है, उसमें से जो 10% बालक होते हैं वो पिछड़े रहते हैं। बिल्कुल आप लोग देखते होंगे कि अगर कोई कक्षा में 50 बच्चे हैं तो क्या सबके सब पास हो जाते हैं क्या कक्षा में, नहीं होते होंगे ना भाई, 10 बच्चे तो फेल होते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बोला गया है कि 10% पिछड़े बालक कैसे होते हैं, कमजोर होते हैं। इसका बहुत सही आंसर है। देखो एक चीज और आपको याद रखना है, अगर मैं बोलूं कि सामान्य बालक, सामान्य जो बालक है वो पिछड़े नहीं हो सकते तो ये गलत बात है। सामान्य बालक भी पिछड़े हो सकते हैं, बुद्धिमान बालक पिछड़े नहीं हो सकते, ये भी गलत बात है, ठीक। बुद्धिमान बालक भी पिछड़े हो सकते हैं, दोनों के दोनों बालक पिछड़े हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं मैम, तो देखिए भाई, एक बालक जिनके पास बहुत बुद्धि है, ठीक है, सामान्य बालक को तो चलो मैं बता देती हूँ। एक बालक जिनके पास बहुत बुद्धि है लेकिन वो स्कूल जाता है और वहां पे पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, स्कूल जा रहा है, ही भग भग कर रहा है, समस्यात्मक बालक बना हुआ है, कभी स्कूल से भाग जा रहा है, कभी और हरकत कर रहा है कुछ, ठीक है, पढ़ाई में उसका मन ही नहीं लग रहा है। अब बताओ यहाँ पे फेल होगा कि नहीं होगा, भले वो बुद्धिमान है लेकिन पढ़ेगा नहीं तो फेल तो होगा ना भाई। एक सामान्य बालक पढ़ेगा नहीं
तो क्या पास हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप में कितनों भी बुद्धि हो, लेकिन अगर उस बुद्धि को आप क्या नहीं करते, यूटिलाइज नहीं करते हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, तो बिल्कुल आप वहां पे फेल होंगे ही होंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि मंदबुद्धि बालक को ही हम पिछड़े बालक बोलेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है यार। इन लोग भी हो सकते हैं, पढ़ ही नहीं रहे तो कहां से वो सीखेंगे और कहां से पास हो जाएंगे बताओ। तो यही चीज है, ठीक है। तो यही है कि 10% जो पिछड़े बालक है वो कैसे होते हैं, कमजोर होते हैं। लेकिन देखो 10% कमजोर होते हैं, लेकिन 90% जो है वो सामान्य भी होते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं। वो उनको एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ती है, उनको हमको मार्गदर्शन देने की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। सभी पिछड़े बालक कमजोर होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक, कमजोर होने का मतलब ये नहीं कि सभी पिछड़े बालक ही कमजोर होंगे। यहाँ पे सामान्य बालक भी पिछड़े हो सकते हैं, बुद्धिमान भी हो सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बुद्धिमान बालक कभी भी पिछड़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है। बुद्धिमान बालक भी पिछड़ा हो सकता है। अभी जस्ट मैंने बताया ना आपको, बुद्धि ही पिछड़ेपन का कारण है, बिल्कुल भी नहीं भाई। बुद्धि को ही हम पिछड़ेपन का कारण नहीं बना सकते। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, आसपास में वातावरण हो जाते हैं, वंशानुक्रम हो जाता है, बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, समस्यात्मक बालक है, तो कहां से नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे नकारात्मक बोला गया है, के बस सही दिख रहा है। LMN जो है वो क्या है, आपके नकारात्मक है, LMN। ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, समझ पाए क्वेश्चन को? चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय बताना है। व्यक्तिगत ध्यान देना, पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराना, कठोर वातावरण से बचना, कि रुचि एवं क्षमता का ध्यान रखना। ठीक, तो बिल्कुल ऐसे बालकों की हम रुचि एवं क्षमता को हम ध्यान में रख करके उनको सिखा सकते हैं। अधिक से अधिक आप उनको मूर्त चीजों के माध्यम से सिखाइए। ठीक है, अधिक से अधिक आप उनको शिक्षण सामग्री का यूज करिए। सिर्फ आप किताबी ज्ञान तक को पढ़ा करके उनको सीमित नहीं करना है। इंटरेस्ट लाइए, रुचि लाइए क्लास में। ठीक है, कठोर वातावरण से बचना, बिल्कुल सही है। जितना ज्यादा हो सकता है उनसे कठोर वातावरण से बचना चाहिए, मतलब उनको दंड हमको नहीं देना है। ठीक है, मार पीट रहे हो, फेल हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं बना पा रहा है करके, तो ये हमको नहीं करना है। ठीक है, पाठ्य सहगामी की राय कराना, हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और व्यक्तिगत ध्यान देना, ये भी सही होगा। तो सभी के सभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। मूर्त वस्तुओं द्वारा शिक्षा देना उपयोगी है। हस्तकौशल शिक्षा पिछड़े बालकों के लिए सहायक है। निःशुल्क शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। विशिष्ट विद्यालय में भेजना एक उपाय हो सकता है। ठीक है, तो देखिए मूर्त वस्तुओं द्वारा अधिक से अधिक ऐसे बालकों को हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा देने का काम कर सकते हैं। हस्तकौशल शिक्षा पिछड़े बालकों के लिए सहायक होता है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जितना ज्यादा हो सकता है आप उनको हस्तकौशल शिक्षा देख करके, ठोस चीजों से, मूर्त चीजों से जितना ज्यादा हो सकता है सहायक शिक्षण सामग्री से आप क्या कर सकते हो, उनको सिखाने का काम कर सकते हो। निःशुल्क शिक्षा का कोई महत्व नहीं होता भाई। जितने भी बालक गवर्नमेंट जो स्कूल में पढ़ते हैं वो निःशुल्क शिक्षा होता है, और आज जाके IPS IAS यही लोग ज्यादा बनते हैं। ठीक है, विशिष्ट विद्यालय में भेजना एक उपाय हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि विशिष्ट बालक, जो पिछड़े बालक है उनको हम विशिष्ट विद्यालय में भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है शायद, लेकिन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। विशिष्ट विद्यालय में भेजना एक उपाय हो सकता है। ऐसे बालकों को विशिष्ट विद्यालय में भेज के क्या करेंगे, जब उसको समावेशी शिक्षा में ही हम शिक्षा दे सकते हैं। तो ठीक, उनको बस सुधारने की, थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता होती है, ना कि हम उनको विशिष्ट विद्यालय में भेज सकते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पे N को भी गलत करना है और M को भी गलत करना है। तो K और L बस इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें दिया है क्या, नहीं दिया है। चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, विलोपित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के पिछड़े होने का कारण जो नहीं है बोला गया। ठीक, निम्न कथनों पर विचार करना है। शैक्षिक निर्देशन का अभाव पिछड़ेपन का कारण है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने से शिक्षा प्रभावित होती है। विद्यालय से पलायन का कोई प्रभाव नहीं होता, कि बालक की रुचि का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। ठीक, तो देखिए बालक के पिछड़े होने का कारण जो नहीं है उसको बताना है। शैक्षिक निर्देशन का अभाव पिछड़ेपन का कारण है, बिल्कुल सही हो सकता है ये। ठीक, अगर भाई उनको प्रॉपर तरीके से क्या नहीं मिल रहा है, एजुकेशन इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है अभाव है बोला गया, तो पिछड़ेपन तो होगा ही होगा बालक।
नहीं समझ आ रहा है, कुछ भी निर्देश नहीं मिल रहा है, ठीक है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने से शिक्षा प्रभावित होती है, ठीक। तो यहाँ पे आर्थिक स्थिति कमजोर होने से शिक्षा कभी भी प्रभावित नहीं होती। विद्यालय से पलायन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल गलत है, नहीं पड़ता बोला गया है। तो विद्यालय से पलायन, भाई बालक भले, देखो मैंने कहा ना कि वो बालक बहुत बुद्धिमान था, लेकिन वो क्या हो गया, फेल हो गया, सदमा में आ गए सब। क्यों? बुद्धिमान होने के बाद फेल कैसे हो गया? क्योंकि वो कक्षा से बार बार क्या कर जाता था, पलायन कर जाता था, ठीक है, पलायन कर जाता था, भाग जाता था। तो कहां से वो पास होगा, ठीक है। तो यही है कि विद्यालय से पलायन का कोई प्रभाव नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो बार बार पलायन कर रहा है तो बिल्कुल वो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक की श्रेणी में आएगा ही आएगा। बालक की रुचि का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है, तो बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। हमको बालक की रुचि का ध्यान रखना आवश्यक है भाई, ठीक है। तो चलिए कौन सा सही होगा बताइए। ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या इसमें भी? शैक्षिक निर्देशन का अभाव पिछड़ेपन का कारण है, आर्थिक स्थिति कमजोर होने से शिक्षा प्रभावित होती है। इतना तो है, आर्थिक स्थिति जो है वो हमको कभी भी हमारी शिक्षा को इफेक्ट नहीं डालती है ना। अगर कमजोर है तो जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ लेते हैं, तो इसको कभी भी आपको निगेटिव के रूप में नहीं देखना है, हमेशा ये पॉजिटिव ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये भी विलोपित हो जाएगा, क्या एल एम एन जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं दिया है एल, इसको मिटाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन में है, यहाँ पे नहीं दिया है तो ठीक। चलिए, पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपनी आयु के अन्य बालकों की तुलना में अत्यधिक शैक्षणिक दुर्बलता का परिचय देता है। निम्नलिखित कथन संबंधित है किनसे? स्किनर से, सिरिलबर्ट से, क्रो एवं क्रो से, कि सोनल से, ठीक है। तो यहाँ पे ना स्किनर आएगा, सिरिलबर्ट का तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि 85 से कम बुद्धि लब्धि वाले, सॉरी बुद्धि लब्धि बोलती हूँ, शैक्षिक लब्धि वाले जो बालक होते हैं वो पिछड़े बालक होता है, ऐसे ये बोलते हैं। तो यहाँ पे पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपनी आयु के अन्य बालकों की तुलना में अत्यधिक शैक्षणिक दुर्बलता का परिचय देता है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है, सोनल ने ऐसा कहा था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता के स्तर से कम हो। निम्नलिखित परिभाषा देने वाले मनोवैज्ञानिक है वेलेंटाइन, कॉफमैन, बर्टन हॉल, इनमें से कोई नहीं। तो ना ही ये वेलेंटाइन है इसमें परिभाषा देने वाले, ना ही कॉफमैन, बल्कि कौन थे? बर्टन हॉल थे। तो दोनों को आपको याद रखना है। एक सोनल को इन्होंने कहा था कि पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपनी आयु के अन्य बालकों की तुलना में अत्यधिक शैक्षणिक दुर्बलता का क्या देता है? परिचय देता है, ठीक। तो दुर्बलता से आपको सोनल को याद रखना है। फिर सामान्यतः पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता के स्तर से कैसा होता है? कम होता है, ठीक है। शैक्षणिक उपलब्धि, स्वाभाविक योग्यता, तो स्वाभाविक से आपको याद रखने की इनको बर्टन हॉल को। चलिए, शैक्षिक लब्धि एजुकेशन क्वेश्चंस का सूत्र ज्ञात करें। शैक्षिक आयु गुना 100 वास्तविक आयु बटा है ये, ठीक है। वास्तविक आयु बटा, सॉरी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100, वास्तविक आयु बटा शैक्षिक आयु गुना 100, कि इनमें से कोई नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर करेंगे, याद है आपको? बताएंगे कौन सा है? दिया है इसमें? नहीं दिया है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम EQ का सूत्र, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, क्या हो जाएगा? EA अपॉन CA इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? शैक्षिक आयु, शैक्षिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, वास्तविक आयु गुना क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है क्या? देखो तो, ये तो गलत हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पे मानसिक आयु बटे वास्तविक दिया है, यहाँ पे वास्तविक आयु बटे शैक्षिक आयु दिया है, गलत हो जाएगा। तो आंसर, हाँ पहला भी गलत है ना, शैक्षिक आयु गुना 100 दिया है,
बटे वास्तविक, ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ, शैक्षिक आयु गुना 100 है, ठीक है, बटा में क्या है, वास्तविक आयु। हाँ बिल्कुल, इसको हम क्या कर दे सकते हैं, सही कर सकते हैं। देखो अगर यहाँ पे ये ऐसा नहीं होता, ठीक, तब ये क्या हो जाता, हाँ गलत हो जाता, ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर भाग का चिन्ह दिया हुआ है तो बिल्कुल हम इसको क्या ले सकते हैं, सही ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको आंसर को ध्यान से देखना है भाई। देखो शैक्षिक आयु ऊपर में है, 100 से ऊपर से गुना तो हो ही रहा है, और वास्तविक आयु को हम नीचे क्या कर देंगे, उससे भाग कर देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे भाग है तब की बात करूँ, नहीं है तब आप लोगों को सोच समझ के यहाँ पे क्या लेना है, आंसर लेना है, ठीक है। तो चलिए फिर आज इसी के साथ आज के सेशन को भी खत्म करते हैं। और बिल्कुल क्लासेस आपको अच्छी लगी होगी तो अधिक से अधिक आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए आए होंगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल सभी 3 से 4 बजे सीडीपी के एमसीक्यू के सेशन में। उसके बाद जितने भी अभ्यर्थी वर्ग 1 की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनकी क्लासेस अभी होने वाली है। जो आपके क्या है, शिक्षण शास्त्र है, उनका शिक्षण शास्त्र का सीडीपी का, ठीक है, साहू सर के द्वारा। तो बिल्कुल आप लोग जुड़िएगा। चलिए फिर, थैंक यू सभी को।